अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ठीक है। ये उस टॉपिक पे पार्ट 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म के क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं हमारे पास सीपैक पे। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर या उस तरह की कंपनी है, ठीक है, जो इवेंचुअली पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं उनको या तो उन पर कब्ज़ा कर लेगी, उनको एनेक्स कर लेगी, ठीक है, जैसे गवादर पोर्ट हो गया, ठीक है, हथिया लेगी उनको, या फिर पाकिस्तान को एक डेट ट्रैप में फंसा देगी। पाकिस्तान पे इतने कर्जे चढ़ जाएंगे कि पाकिस्तान फंस जाएगा, ठीक है, चाइना के ताबे हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस पर आप कह लो कि क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को आज वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और निगेट भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बात करें, इट इज़ वेरी इंपैरेटिव दैट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो बड़े सग़ीर में आई थी ड्यूरिंग मुग़ल के टाइम पे आई थी, मुग़ल एम्परर के टाइम पे, ठीक है। और उस कंपनी में कौन लोग थे? वहाँ पे लोग थे जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो थे, और जो ब्रिटिश एलीट थी वो थे उस कंपनी में। जो लोग यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने लीज पे ले लिया लैंड, ठीक है, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना लैंड लिया, उन्होंने आर्मी बना ली। ये डेवलप्ड ओन आर्मी है, ये लैंड नहीं है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी बना दी, ठीक है, और एक किस्म का उन्होंने डिफेक्टो कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन जगहों पर जहाँ पर उनको लैंड दी गई थी। यहाँ पे लेट्स सपोज उनको लैंड मिली, उन्होंने यहाँ पर अपनी आर्मी भी स्टेशन कर दी, ठीक है, और साथ साथ उनको यहाँ पे एक डिफेक्टो कंट्रोल भी मिल गया। किसी को आने की परमिशन नहीं, किसी को जाने की परमिशन नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोर ओवर उनको साथ साथ टैक्स एग्जाम्पशंस भी दी गई, यानी कि वो मुगल्स को इतना टैक्स इतना नहीं पे करते थे जितने बाकी फार्मर्स या बाकी लोग जो बाकी फ्यूडल्स थे वो पे करते थे, ठीक है। सो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट। नाउ हम अब अगर बात करें तो अब जो क्रिटिसिज्म होता है सीपैक को ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको आप टैक्स एग्जाम्पशंस दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको यहाँ पर लैंड जो है वो लीज पे मिल रहा है, ठीक है, और जो चाइनीज़ के बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं यहाँ पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्रिटिसिज्म है, वो इस तरह से इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सीपैक के साथ, ठीक है मेरे बच्चा। दूसरा एक और टर्म यूज़ होती है मार्शल प्लान की, वो भी समझ लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद जो आपका यूरोप था ना वो तबाह बर्बाद हो चुका था, ठीक है। तो अब उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करनी थी, यूरोप को मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करना था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री सब कुछ दोबारा लगाना था। तो यूएस इस आइडिया के साथ आया कि यार इस आइडिया को बोलते हो मार्शल प्लान, कि यार हम स्पॉन्सर करेंगे अपने जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे एलाइज हैं, यूके और बाकी जो वेस्टर्न यूरोप था जैसे फ्रांस वगैरह, उधर हम एड देंगे उनको ताकि वो जो हैं रिकन्स्ट्रक्शन वहाँ पर हो सके, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने तकरीबन $14 बिलियन प्रोवाइड किए थे, जो आज के तकरीबन $100 बिलियन बनते हैं, ठीक है, आज के तकरीबन $100 बिलियन बनते हैं। तो यूएस ने ये एड दिया उनको, लेकिन साथ साथ जब उन्होंने एड दिया तो एड के साथ कुछ डूज एंड डोंट्स भी थे कि आपने ये चीज़ें करनी है, आपने ये चीज़ें नहीं करनी। इसके दो एस्पेक्ट थे, एक सिविल एक मिलिट्री, ठीक है। अब जो उसने डू और डोंट्स थे उसमें क्या चीज़ थी? उसमें ये था कि आपने हमारे साथ होना है, आपने यूएसएसआर के अगेंस्ट जाना है, और आपने हमें हेल्प करना है, हमारा एलाय बनना है यूएसएसआर को कंटेन करने में, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इससे यूएस का जो इन्फ्लुएंस है यूरोप में वो भी बढ़ा, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये था आपका मार्शल प्लान के, जिसमें यूएस ने $14 बिलियन तो दिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, कुछ डूज एंड डोंट्स थे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्रिटिसिज्म है कि लैंड ऑन लीज है, टैक्स एग्जम्पशंस हैं, हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब चाइनीज़ लैंड में आपको डेट ट्रैप में फंसा देंगे आपको, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस पे काउंटर आर्गूमेंट्स क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे बच्चे, पहली बात क्या कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं अंडर सीपैक, वो सारे के सारे लोन नहीं हैं, सारे लोन नहीं हैं, ठीक है। बहुत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कि वो चाइनीज़ यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जो हैं बिल्ट रोड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पे हैं, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, वो जो भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल गवादर पोर्ट, वो पहले बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको खुद ही वो ऑपरेट करेंगे कुछ अर्से के लिए। जब उनकी कॉस्ट है यहाँ पर लगी है इसको बनाने में, वो पूरी हो जाएगी, अपने उनके शेयर्स उनको फ़ायदा मिल जाएगा, फिर वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, ठीक है। सो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, इस मॉडल पे भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, ठीक है मेरा बच्चा। दूसरा, जो तरबेला का प्रोजेक्ट है अपग्रेडेशन का, और जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ML1 ML2, ठीक है,
ML1 एंड ML2 ये लोन पे हैं, सही है। फिर अब जैसे एक ईस्ट पे एक्सप्रेस वे है, ठीक है, बलूचिस्तान में गवादर में बन रही है, ये गवादर से ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास इस पर इंटरेस्ट रेट ही नहीं है, इस पर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, जितनी कॉस्ट पे बनेगी उतनी पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसमें हायर इंटरेस्ट रेट की बात है तो आप ये लिखोगे कि भाई हर जगह पे हायर इंटरेस्ट रेट नहीं है, कुछ जगह पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ज़ीरो इंटरेस्ट पे है, और कुछ जगह पे तो लोन है ही नहीं, वो तो BOT मॉडल पे है, ठीक है बच्चों। अब एक और जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है गवादर पे, कि जो गवादर पोर्ट बना रहा है चाइना, उसमें चाइना 91% शेयर ले रहा है, ठीक है। चाइना 91% शेयर ले रहा है और पाकिस्तानियों को सिर्फ 9% शेयर मिलेगा फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 40 ईयर्स है, कुछ इस तरह का टाइम फ्रेम है, मुझे वो याद नहीं है, ठीक है। तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान पे। तो देखो मेरे बच्चे बात सुनो, जब जो गवादर पोर्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें हम एक कहते हैं ना सिंगल पेनी हम वो भी नहीं लगा रहे, ठीक है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर थोड़ी सी छोटी चीज़ वो सारी चाइना कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमें वो 30-40 साल बाद बनी बनाई चीज़ फुली ऑपरेशनल अच्छी चलती हुई हमें मिल जाएगी। तो आई थिंक उसमें 9% शेयर मिलना भी इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हम इस पर गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सिंगल रुपये भी खर्च नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी पे बर्डन भी इतना है, और चाइना ने कुछ अर्से बाद हमें वो दे भी देना है, लेकिन अभी तो जो जितना पैसा लगा रहे हैं वो तो पूरा करेंगे डेफिनेटली, ये तो होना ही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखो कि जितने भी स्किल्ड लेबर है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, तो वो सारी स्किल्ड लेबर भी चाइना ही लेके आ रहा है, चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इट गिव्स देम अ एज। सेकेंडली इंटरेस्ट रेट पे एक और पॉइंट भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिवीजन ने कहा था, डेवलपमेंट ने कहा था, यार देखो इंटरेस्ट रेट इतना भी हायर नहीं है, 2% का रेट है, और उसको जो रिटर्न है वो आफ्टर 8 ईयर्स स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप। फिर एक और चीज़ है, देखो वेस्टर्न मॉडल जो है वो डिपेंडेंसी पे रहता है। डिपेंडेंसी मतलब कि वेस्टर्नर्स यहाँ पर आते हैं, आपको वो एड प्रोवाइड कर देंगे या आपको वो लोन दे देंगे, ठीक है। वो आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करते, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वो नहीं करते कि हमें भी वो चीज़ें सीख जाएँ, हमें भी टेक्नोलॉजी वो मिल जाए, सो दैट हम उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वेस्टर्न मॉडल क्या है डिपेंडेंसी का, कि आप डिपेंडेंट रहो वेस्टर्न वर्ल्ड पे। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट चाइना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट टॉक्स अबाउट इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। वो किसकी बात करता है, इंटरडिपेंडेंसी, कि हम दोनों कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो हमारे दरमियान चांसेस ऑफ वॉर कम होंगे, चांसेस ऑफ हैविंग बैड रिलेशंस कम होंगे, उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी फैलेगी, पूरे रीजन में खुशहाली होगी, ठीक है मेरे बच्चा। तो ये चीज़ होती है, ये चाइनीज़ मॉडल है। तो इससे भी आप इस चीज़ को, ये सारे बेसिकली आपकी हेडिंग्स हैं, अभी आपने हेडिंग्स के तौर पे लिखना होगा, ठीक है। फिर लैंड ऑन लीज की जहाँ तक बात है, तो देखो यार चाइना में जितनी भी लैंड है ना वो स्टेट ओन्ड है। फिर चाइना की जो स्टेट है वही बिजनेसमैन को और जो भी होते हैं दूसरे बिजनेसमैन वगैरह, उन सबको स्टेट लैंड प्रोवाइड करती है कि आप जाके इस पे काम करो अब, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं कि वो उनको लैंड वो लीज पे ले रहे हैं हमसे, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऑटोनॉमी के साथ, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकें, जैसा कि वो वहाँ पर भी करते रहते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग जितना समझ रहे हैं। एक और अच्छा, इसमें एक और क्रिटिसिज्म जो है, चलें एक और बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो वो ये कहते हैं, क्रिटिसिज्म है कि पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उसको कब्जा लिया जाएगा, उसको एनेक्स कर लेगा चाइना। तो देखो यार पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा कंट्री नहीं है, ठीक है। हम एक सुपर पावर हैं, नॉट सुपर पावर सॉरी, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। मुसलमान कंट्री जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में जो हैं, उनमें हम सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारी आर्मी, ठीक है। हम सेकंड, मतलब अगर मैं मुसलमान कंट्री की बात करूं तो हम मतलब आबादी के लिहाज से सेकंड कंट्री हैं और ओवरऑल 5th पॉपुलस कंट्री हैं दुनिया में, ठीक है। तो हमारी एक वैल्यू है, ठीक है। हम कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा कंट्री तो नहीं है। फिर चाइना हमें एड सब थोड़ी देता है, चाइना कहता है नॉट एड, हमारे साथ ट्रेड करो, ठीक है। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चाइना ने पाकिस्तान को FTA दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि आप आओ हमारी मार्केट को एक्सप्लोर करो, यहाँ पर आप ट्रेड करो, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चाइना हमें एक किस्म का कह लो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप ट्रेड करो, अपनी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाओ चाइना के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है, अदर इट्स इंटरडिपेंडेंसी, जिससे आपकी एज अ कंट्री आप ग्रो करोगे, ठीक है, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फिर अगर देखो
अब मैं आपको बताऊं एक बात, ये एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने किसी दो कंट्रीज़ को ना देखना है ना कि उनके रिलेशंस कैसे हैं, किसी भी दो कंट्रीज़ के एक्स वाई के, तो आप देख लो उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, स्पेशली ट्रेड कैसी है। अगर ट्रेड में डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, डिफेंस की ट्रेड हो रही है, तो समझ लेना उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स कंट्री चाहेगा कि भाई वाई कंट्री जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहे, इसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, ताकि हमारे रिलेशन अच्छे रहें। तो लाइक वाइज यहाँ पर यही केस है। अगर तो चाइना चाहता कि वो हम पे कब्जा कर ले या हथियार ले हमारी ज़मीन को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो कभी भी हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग ना करता, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, चाइना हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप देख लो अल खालिद टैंक, ठीक है, वो चाइना की हेल्प से हमने बनाई, ठीक है। JF-17 थंडर देख लो आप, J-10C देख लो आप, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं वो भी चाइना हमें बना के दे रहा है। सही है मेरा बच्चा? तो ये सारे पॉइंट्स आप समझो कि चाइना पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब मतलब वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतने तो मतलब अक्ल से पैदल नहीं है ना कि उनको कि वो चाहते हैं कि वो हम पे कब्जा भी कर लें और साथ साथ हमारा वो डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इट डजंट वर्क दिस वे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना जो है वो हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है हर जगह पर। अब देखो कश्मीर का भी मसला हुआ, मैं 5 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाइना ने हमें खुल के सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी जितने मसले होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें चाइना सपोर्ट करता है हमें। क्योंकि देखो चाइना जो है एक वीटो पावर है, चाइना के पास वीटो है, और हमें जो भी मसला होता है ना जिस चीज़ को भी लेकर, तो हम चाइना को आगे करते हैं कि यार आप जाओ, आप हमारे बिहाफ पे इस मूव को, इस मोशन को, इस रेजोल्यूशन को वीटो करो, और वो करता भी है। सही है। और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख लो ना, आप कभी भी जाके किसी बंदे से पूछ लो बाहर चाइना के बारे में क्या ख्याल है, तो वो आपको एक पॉजिटिव राय ही देगा। मतलब तकरीबन 90% लोग जो हैं उनके दिल में चाइना के लिए रिस्पेक्ट है। लाइक वाइज जो चाइनीज़ हैं उनके भी दिल में आप उन देखोगे तो वहाँ पे भी तकरीबन 70 to 80% लोग पाकिस्तान के बारे में अच्छा ही फीडबैक देंगे, शायद उससे भी ज़्यादा, प्रॉब्लली 90% लोग वहाँ पर भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा फीडबैक देंगे। तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी जो हुक्मरान हैं वो नहीं चाहेंगे कि रिलेशंस ख़राब हों इस तरह के, ठीक है। ऑलरेडी चाइना काफ़ी प्रेशर फील कर रहा है वेस्टर्न्स की जानिब से, ठीक है, वीगर मुस्लिम्स को लेके और बाकी सारे इश्यूज़ पे, वीगर हो गया या फिर हांगकांग वगैरह। तो इसलिए ना ये एक बहुत आप समझ लो कि ये एक मन घड़क बात है कि वो हम पे कब्जा कर लेगा या हमें डेथ ट्रैप में फंसा लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा जो एक और क्रिटिसिज्म आता है वो आता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कि चाइना के जो है ना तकरीबन 70,000 वर्कर पाकिस्तान में आए हैं, जो एक हाईली एग्जैजरेटेड नंबर है, ठीक है। इतना नंबर 70,000 नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने लोग आए हैं? यहाँ पर तकरीबन 5 से 10,000 तक के लोग आए हैं, ठीक है। मतलब 5 से 10,000 की रेंज में लोग आए हैं चाइनीज़। और ये कौन से हैं? ये सारे वही लोग हैं जो स्किल्ड लेबर है, ठीक है। अब चाइना हमें देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, या फिर जो प्रोजेक्ट्स बना रहा है उसके लिए चाइनीज़ मशीनरी आ रही है, ठीक है, उसके लिए चाइनीज़ मशीनरी आ रही है। अब चाइनीज़ मशीनरी को रन करने के लिए हमारे पास वो टेक्निकल रिसोर्स मौजूद नहीं है, तो उसको कौन करेगा? वो मतलब रन करेगा, सारा कुछ ओवरसी करेगा, वो फिर चाइनीज़ ही स्किल्ड लेबर दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए चाइनीज़ स्किल्ड लेबर यहाँ पर आया है, और साथ साथ चाइनीज़ स्किल्ड लेबर हमें आप कह लो कि ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे इनको ऑपरेट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हर्डल्स, इसमें हर्डल्स क्या हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की। इसको मतलब आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया इस वीडियो को लेकर, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। जो क्रिटिसिज्म है आई होप आप पे वो समझ आ गया होगा, और मैं आपको दोबारा से एक बात समझा दूं कि पेपर में इफ़ इन केस ये क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं कहोगे कि इट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आपने वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखनी है, आप कहोगे कि नो इट्स नॉट एन ईस्ट इंडिया कंपनी, रैदर यहाँ पर आप फिर सारे इसके जो फ़वाइद हैं वो बयान करोगे। लेकिन उससे पहले यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या या उसकी इंटेंशंस क्या थी, सही है। लेकिन आपने सीपैक को पॉजिटिव मैनर में ही प्रोजेक्ट करना है, और अगर आप ओवरऑल देखो भी तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।